नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ऑनलाइन नीरज चैनल में। मैं नीरज नागपासे इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग का सिलॉजिज्म टॉपिक। तो गाइस काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बोला था कि सर सिलॉजिज्म पढ़ना है हमें, तो सिलॉजिज्म का वीडियो आप जल्द से जल्द बनाइए। और गाइस बिल्कुल जैसा कि आप लोगों को पता है आरआरबी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और एस्टिमेटेड जो प्रीलिम्स की डेट है वो सितंबर टू अक्टूबर में है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो बिल्कुल ये हमारा बहुत सही समय है जिसमें हम ये सारे टॉपिक्स को इजीली पढ़ पाएंगे। और गाइज मैं आप लोगों को एक पूरा सेशन बताऊंगा कि 40 मार्क्स आपको कैसे अचीव करने विद इन 20 मिनट्स इन रीजनिंग सेक्शन, ठीक है। और मैं सारा गाइडेंस आपको साथ साथ प्रोवाइड करते रहूँगा। तो गाइज स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। और जैसा कि बात करते हैं सिलॉजिज्म की, तो गाइज मैंने यहाँ पर सिलॉजिज्म को इन 4-5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आप लोग हर टॉपिक का बेसिक अलग देख पाओगे, ठीक है। आपका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो बेसिक से रिलेटेड होगा, देन नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो आइदर और से रिलेटेड होगा, ठीक है। फिर आपका एक पॉसिबिलिटी केसेस वाला आपका एक टॉपिक होगा, ठीक है। इसी में आपका एक पॉसिबिलिटी वाला पार्ट होगा। देन आज का जो रिसेंट जो ट्रेंड में जो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ओनली फ्यू, है ना, वो वाला एक पार्ट मैं अलग से बनाऊंगा। और बाकी जो पार्ट्स होंगे इसके वो सारे के सारे क्वेश्चन पे बेस्ड होंगे, ठीक है, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो गाइज यहाँ पर ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप मेरे सारे वीडियोस वॉच करना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा सारे वीडियोस की, एक के बाद एक जितने बनते जाएंगे, और आप उनको जरूर वॉच करना। बिकॉज यहाँ पर मैं आप लोगों को आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आरआरबी का जो लेवल होता है उसके अकॉर्डिंगली जो विद इन सेकेंड्स में हमें आंसर देना होता है, तो मैं यहाँ पर आपको विदाउट डायग्राम, ठीक है, कई लोगों को पता है कि सिलॉजिज्म के क्वेश्चन वेन डायग्राम से सॉल्व होते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पर विदाउट वेन डायग्राम भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। तो बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ, और वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक ज़रूर कीजिए गाइज, और शेयर ज़रूर कीजिए। तो बात करते हैं यहाँ पर सिलॉजिज्म की बेसिक की। तो बेसिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर आपने बेसिक को अच्छे से नहीं समझा तो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग विदाउट डायग्राम बनाए, विदाउट वेन डायग्राम आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। विदाउट वेन डायग्राम आप सिर्फ स्टेटमेंट और कंक्लूजन को देखकर आप आंसर लगा सकते हो। तो वो चीज़ें तभी आपकी हो पाएगी जब आप इस बेसिक को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। तो गाइज आज हम लोग इस वाले वीडियो में बेसिक देखने वाले हैं। और जब भी मैं आप लोगों से बोलूँ कि जब हम क्वेश्चन आगे के पार्ट्स में जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, या हम कोई आइदर और की सिचुएशन देख रहे होंगे, या कोई हम अदर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे जब हम देख रहे होंगे, और मैंने अगर आपसे कहा कि प्लीज वॉच माय बेसिक चैप्टर, तो आप इस वीडियो को पहले वॉच करना ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि एग्जैक्टली बेसिक में हम लोगों ने क्या सीखा था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिक। तो गाइज बात कर रहे हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स की, और सिलॉजिज्म में हम बात करते हैं ये दो टाइप्स हमें मिलने हैं देखने को, ठीक है। तो 5 मार्क्स होता है हमारा सिलॉजिज्म का, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, और ये जो 5 मार्क्स है विद इन 1 to 1.5 मिनट्स के अंदर हम ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है गाइस, क्योंकि एक तो हम यहाँ पर 5 मार्क्स ले रहे हैं और वो भी बहुत ही कम टाइम में, है ना। तो इसलिए इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो गाइस देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दो चीज़ें देखने को मिलेगी। आपको देखने को मिलेगा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है। तो आपको दो चीजें देखने को मिलती है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स के टाइप्स की। तो बेसिकली स्टेटमेंट और कंक्लूजन का जो नेचर होता है वो 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकेंड इज नेगेटिव, ठीक है गाइस। तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपका स्टेटमेंट है या कंक्लूजन है वो पॉजिटिव नेचर का है, या जो आपका स्टेटमेंट है या कंक्लूजन है वो नेगेटिव नेचर का है। तो गाइस आप लोग वहां पर देखोगे, अगर आपके पास ऑल दिख रहा है तो आप समझ जाना वो कौन सा नेचर है, वो आपका पॉजिटिव नेचर है। और अगर आपको दिख रहा है सम, तो वो आप समझ जाना वो कौन सा है, आपका पॉजिटिव नेचर। तो गाइज ऑल एंड सम जो होते हैं वो हमेशा आपके पॉजिटिव नेचर के ही स्टेटमेंट और कंक्लूजन शो होते हैं। तो आपको जब भी आपको किसी भी दो एंटिटीज की बात करूं, या दो हम यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं, ए या बी ले सकता हूं, है ना, या फिर पेन पेंसिल, कुछ भी यहाँ पर हम एंटिटीज में किसी को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो उनके बीच का मैं इसको क्या बोल सकता हूं, उनका नेचर बोल सकता हूं, या उनके बीच का रिलेशन बोल सकता हूं, है ना। तो रिलेशन भी हम वर्ड बोल सकते हैं कि रिलेशन कैसे होते हैं, या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही साइड देखने को मिलता है, स्टेटमेंट की तरफ भी देखने को मिलेगा और कंक्लूजन्स की तरफ भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और
अगर आपके स्टेटमेंट और कंक्लूजन में नो और सम नॉट का आपको देखने को मिल रहा है तो नो एंड सम नॉट आपको डायरेक्टली शो कर देंगे कि आप समझ जाओगे कि ये कैसा नेचर है, ये कैसा रिलेशन है, ये नेगेटिव रिलेशन है या ये नेगेटिव नेचर पे बेस्ड हमारा स्टेटमेंट या कंक्लूजन है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे लिए फर्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हमें समझना होगा। ऑल एंड सम हमेशा हमें पॉजिटिविटी डिनोट करेंगे और नो एंड सम नॉट हमेशा नेगेटिव रिलेशन हमें शो करते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। तो फर्स्ट थिंग गाइज, वेन डायग्राम कैसे बनाना है, किसी भी रिलेशन को शो करने के लिए हम क्या बनाते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, कोई भी रिलेशन है अगर हमें उसे एज अ पिक्चराइज फॉर्म में प्रेजेंट करना है तो हम उसका क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो वो वेन डायग्राम कैसे बना पाएंगे हम, जब हमें उसे रिप्रेजेंट करना होगा उस रिलेशन को, तो उसके लिए हमारे पास एक कुछ पर्टिकुलर बेसिक डायग्राम्स होते हैं जिसको हमें फोकस करना है गाइस। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, पहला जो हमारा डायग्राम है हम क्लियरली देख पा रहे हैं, पहला डायग्राम हमारा कौन सा है, ऑल ए आर बी का। ठीक है, तो गाइस आपके पास ये चार स्टेटमेंट से ज्यादा, ये चार जो रिलेशंस है, यही चार रिलेशन आपस में एंटिटीज के बीच में बदल कर आपको दिए जाते, तो इन चार रिलेशन से ज्यादा कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इनके जो सब्स्टिट्यूट वर्ड्स भी होते हैं वो भी हम आगे आगे देखते जाएंगे कि इनके प्लेसेस पे और कौन कौन से वर्ड्स यूज किए जाते हैं। वो सारे वर्ड्स के भी एक पैटर्न, एक वीडियो में मैं वो सारी चीजें आपको डिफाइन करने वाला हूं, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको यहां से क्लियरली समझते जाइए। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग बात करते हैं कि ऑल ए आर बी का अगर मुझे डायग्राम बनाना हो, अगर किसी भी दो एंटिटीज के बीच में, जैसे हमारे पास यहाँ दो एंटिटीज की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास यहाँ दो एंटिटीज कौन कौन सी है, ए एंड बी। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन दिख रहा है, यहाँ पर ऑल का रिलेशन दिख रहा है। तो गाइस ऑल का रिलेशन हमेशा कैसे शो करेंगे, हम कुछ इस तरीके से शो करेंगे। ठीक है, अगर ऑल ए आर बी बोला है तो ये जो पूरा का पूरा ए है ये क्या होगा, पूरा का पूरा बी होगा। तो ऑल ए आर बी इस तरीके से आपको बनाना है, कई लोग इस तरीके से भी बनाते हैं इसको। ठीक है, तो दोनों ही चीजें इक्वल होती है, आप इस तरीके से चीजों को भी बनाएंगे तो भी बेटर है और इस तरीके से भी बनाएंगे तो भी आपका इक्वल ही चीज होती है। ठीक है, तो आप बेसिकली अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आपको चीजें जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर विजिबल होगी। ठीक है, अभी हम देखेंगे जब हम किस तरीके से वो चीजें क्लियर होती है। चलिए, तो नेक्स्ट जो रिलेशन है वो है सम का। ठीक है, सम ए आर बी मतलब यहाँ पर बोला गया है कि ए का सम पार्ट क्या है, बी है। और गाइज मैं आप लोग को यहाँ बता देता हूँ, कई लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम रहती है कि सर हिंदी में हमें बताइए कि सिलॉजिज्म कैसे करना है या न्याय निर्गमन जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है, वो कैसे हम करेंगे। तो देखिए गाइज हिंदी में भी आपके लिए कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, जो हिंदी मीडियम का भी स्टूडेंट है वो इस तरीके से इंग्लिश के पैटर्न को देखकर इजीली पढ़ सकता है और इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। ठीक है, और आप अगर इंग्लिश में अगर चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो सिलॉजिज्म आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाता है कंपैरेटिवली अगर मैं हिंदी में बात करूं। ठीक है, तो मैं आप चाहूँगा गाइस जो लोग हिंदी में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो लोग भी एक बार इसको इंग्लिश में एक बार समझ ले। इस वीडियो को देखकर आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि सर ने हमें कुछ ऐसा बोला था कि मैं कोई हिंदी में मुझे आता था मैं इंग्लिश में नहीं सीख सकता हूँ। आप बिल्कुल यहाँ से वो चीज़ सीख लोगे, ये मेरी गारंटी है आप लोगों के साथ। ठीक है, तो सम का अगर रिलेशन हमें रिप्रेजेंट करना हो तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। हम देखते हैं यहाँ देखो ये सम का पार्ट है और ये दोनों का ये जो पार्ट है, तो ये जो पार्ट है ये क्या हो गया, दोनों का सम पार्ट है। तो यहाँ पर सम पार्ट ए का और सम पार्ट बी का दोनों मिक्स हो गया, तो ये हमारा क्या है, सम का रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। बात करते हैं नो की। नो मतलब, अब याद रखना आपको यहाँ पर नो का मतलब समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, याद रखना नो ए आर बी या नो ए इज बी जब भी आपको दिया होगा तो नो का मतलब समझना कि ऑल ए की बात हो रही है। नो का मतलब क्या हो रहा है, ऑल ए को बोला जा रहा है कि वो पूरा का पूरा क्या नहीं है, वो पूरा का पूरा जो है बी नहीं है। ठीक है, बात ये हो रही है। तो नो का मतलब क्या समझना है हमें कि पूरे के पूरे ए की बात हो रही है जो कि क्या नहीं है, बी नहीं है। तो देखो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच के इनके बीच में क्या कर दिया है, क्रॉस डाल दिया है, जिसका मुझे हमेशा ये पता रहेगा कि ये दोनों में कौन सा रिलेशन है, नो का रिलेशन है। गॉट इट। तो ये चीज आप कर सकते हो, या कई बार आप डायरेक्टली से खाली भी छोड़ सकते हो कि यार ए मैंने यहां बना दिया और बी मैंने यहां बना दिया और दोनों का कोई भी यहां पर कोई भी बाउंड्री या कुछ भी यहां पर टच नहीं हो रहा है, मतलब इनके बीच में कैसा रिलेशन है, नो का। आप ऐसे भी कर सकते हो।
बट द बेस्ट थिंग क्या होगी, क्योंकि हमें कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट रिलेशन देखना होता है, तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसके बीच में एक लाइन डालकर इसे क्रॉस कर देंगे, जिससे मुझे ये चीज श्योर हो जाएगी कि इनके बीच में नो का रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि कभी दो एंटिटी के बीच में अगर रिलेशन नहीं होता है तो हम उनको भी अलग अलग बनाते हैं, उनका कोई भी बाउंड्री हम ज्वाइन नहीं करते, तो इसलिए फिर हमारे पास कंफ्यूजन ना हो, दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ पर खींचकर हम इसे क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे लास्ट वाले में, सम ए आर नॉट बी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। सम ए आर नॉट बी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा अगर हमें प्रॉब्लम देता है तो वो यही वाला स्टेटमेंट है जिसमें हमें सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। तो पहले तो इस स्टेटमेंट का मतलब हमें बहुत अच्छे से समझना है, सम ए आर नॉट बी। ठीक है, यहां पर कई लोगों को लगता है कि यार ए का कुछ पार्ट बी नहीं होना चाहिए, तो कई लोगों को लगता है यार कि सर सम ए आर नॉट बी का डायग्राम कुछ इस तरीके से होना चाहिए, तो ये तो पार्ट सम बन गया है ना, हम लोग को लगता था कि ये पार्ट तो सम बन गया, बट ये जो पार्ट है ये हमारा क्या हो गया, सम नॉट हो गया। तो गाइज ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप लोग ये चीज याद रखना, ऐसा नहीं बोला जाता है। ठीक है, हमारे लिए ऐसा क्यों नहीं अज्यूम करना है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो गाइज मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूं सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होती है। जो भी आपको स्टेटमेंट में गिवन होता है, ठीक है गाइस, जो भी आपको स्टेटमेंट में गिवन होगा वही आपका रियल रिलेशन होता है। क्या याद रखना है, वही आपका रियल रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, मतलब मैं अगर बोलूं कि किसी भी एंटिटी में कोई भी अगर स्टेटमेंट में कोई रिलेशन दे दिया है, चाहे वो ऑल का हो, सम का हो, नो का हो या सम नॉट का हो, तो आपको उस रिलेशन के बियॉन्ड कुछ भी अज्यूम नहीं करना है, कुछ भी अजम्पशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ भी अज्यूम करने वाली, तो हम ये चीज नहीं अज्यूम कर सकते। अगर मैं बोलूं कि वो डेफिनेट, अगर मुझे किसी ने बता दिया कि यार इसका नाम क्या है, नीरज है, इस बॉय का नाम नीरज है, तो हम उसे क्या अज्यूम करेंगे कि वो बिल्कुल वो नीरज ही है, हम उसका कोई और नाम अज्यूम नहीं कर सकते, है ना। तो उसी तरीके से अगर स्टेटमेंट में कोई भी चीज डिफाइन हो गई है तो हमें उसे 100% एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मतलब वो हमारे लिए 100% क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू रिलेशन हो जाएगा, हमारा वो नेसेसरी, डेफिनेट, आप कुछ भी वर्ड बोल सकते हो, वो आपका एग्जिस्टेंट होगा वो। ठीक है, वो रिलेशन, तो वही चीज यहां पर मैटर करती है। अब देखो गाइस, अगर मैं, और जो वेन डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, जो भी वेन डायग्राम हम यहां पर ड्रॉ करते हैं गाइस, हमेशा याद रखना वेन डायग्राम आपके स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपके स्टेटमेंट को अगर वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो वेन डायग्राम में आप अजम्पशन नहीं ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि अगर हमने यहां पर देखा कि मैं यहां पर बात कर रहा था किसकी, यहां पर मैं सम ए आर नॉट बी की बात कर रहा था। ठीक है, मैं यहां पर सम ए आर नॉट बी की बात कर रहा था, और अगर मैंने इस डायग्राम को ड्रॉ किया था, मैं वापस यहां पर बना देता हूं आपका वो डायग्राम, अगर मैंने कुछ इस तरीके से सम के डायग्राम को सम नॉट के लिए अगर मैंने रिप्रेजेंट किया होता, मैंने इसके लिए रिप्रेजेंट किया होता, तो ये डायग्राम गलत क्यों होता है गाइस, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि मुझे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, सम ए आर नॉट बी, मतलब ए का कोई सम पार्ट है जो कि क्या नहीं है, बी नहीं है। बट अगर मैं वो चीज बनाता हूं तो यहां तो मैंने ए का एक पार्ट है जो कि बी भी बना दिया है ना। यहां पर मैंने क्या एक्स्ट्रा ड्रॉ कर दिया, ए का एक जो सम पार्ट है वो तो क्या बन गया, यहां पर बी बन गया, जो तो हमें बोला ही नहीं है ना। ऐसा क्या हमें बोला है क्वेश्चन में, नहीं, ऐसा तो हमारा रिलेशन हमें बोलता ही नहीं है, तो दैट्स वाई हम यहां पर इसे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और द मेन थिंग, हमें सम ए आर नॉट बी का मतलब क्या मानना है, हमेशा ए का कोई सम पार्ट है जो कि पूरा का पूरा बी नहीं है। मतलब अगर मैं इसे बोलूं तो ये क्या कहलाएगा गाइस, सम ए आर नॉट ऑल बी। क्या याद रखना है आपको, सम ए आर नॉट ऑल बी। ठीक है, आप क्या याद रखोगे, इसका मतलब सम ए आर नॉट ऑल बी। ठीक है, ये जो बी सिंगल आपको दिखता है, इस बी का मतलब आपको समझना है कि ए का वो जो सम पार्ट है वो ऑल बी के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो दैट्स व्हाई मैंने यहां पर देखो ए का कोई सम पार्ट अज्यूम कर लिया कि यार ये वो सम पार्ट है और जो पूरा का पूरा बी नहीं है। और देखो नो के लिए हम क्या लगाते हैं, क्रॉस लगाते हैं, ताकि मुझे रिलेशन डिफाइन होता रहे कि ये किसका पार्ट नहीं है, ये पूरे के पूरे बी का पार्ट नहीं है। ठीक है, याद रखना, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ये थे हमारे वेन डायग्राम, इस तरीके से हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। तो मैंने आप लोग को देखो गाइस तरीका मैं बताऊंगा वेन डायग्राम से
आप लोगों ने सीखा भी होगा, बट मैं आप लोगों को विदाउट वेन डायग्राम भी चीज़ें सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको कोशिश करना है कि आप जब एग्जाम दो तो आप डायरेक्टली विदाउट वेन डायग्राम, बिना देखे, बिना वेन डायग्राम बनाए भी आप चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आरआरबी के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो हम वैसा ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन, किस तरीके से हम वेन डायग्राम में उसे शो करते हैं, और यही 4 बेसिक जो हमारे स्टेटमेंट होते हैं, जो कि पूरा जो सिलॉजिज्म जो होता है वो इन्हीं स्टेटमेंट से मिलकर या इन्हीं रिलेशन से मिलकर बनता है। तो चलिए गाइज, देखते हैं अब हम सारे स्टेटमेंट को और इनके लिए कौन कौन से कंक्लूजन यहाँ पर करेक्ट होंगे और कौन कौन से कंक्लूजन को ये फॉलो नहीं करते हैं, वो सारे कंसेप्ट हम आगे बढ़ के देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रूल है वो हमें यहाँ याद रखना है कि अगर मेरा स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है। क्या बात कर रहा हूँ गाइस मैं यहाँ पर, मैं बात कर रहा हूँ अगर मेरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो आपको एक चीज याद रखनी है, जो भी आपका कंक्लूजन होगा वो भी किस नेचर का होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव नेचर का ही होना चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है, फर्स्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमेशा माइंड में आपको अच्छे से याद रख लेना है कि एक बार अगर आपको स्टेटमेंट में कोई 2 एंटिटीज के बीच में कोई भी रिलेशन दिख गया, तो आपको पहले चेक करना है उनके बीच रिलेशन कैसा है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे ही आपको पता चल गया कि उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, तो अब आप जो कंक्लूजन्स ट्रू और फॉल्स करने वाले हो, है ना, तो गाइस जो कंक्लूजन ट्रू एंड फॉल्स करने वाले हैं, तो उसमें सिर्फ हम किसको देखेंगे, उसमें सिर्फ हम पॉजिटिव कंक्लूजन को ही देखेंगे, क्योंकि उनमें से ही कोई अब ट्रू और फॉल्स होने वाला है, क्योंकि नेगेटिव तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फॉल्स होंगे, क्योंकि हमारा रिलेशन कैसा है गाइस, पॉजिटिव है। ये चीज आपको माइंड में हमेशा बिठा के रखना है। ठीक है, अब बात करता हूं मैं यहां पर कि कंक्लूजन का भी नेचर होता है। ठीक है गाइस, तो जो हम लोग कंक्लूजन का नेचर यहाँ पर सीखने वाले हैं, वो नेचर हमें कब ज्यादा इंपॉर्टेंट देगा। ठीक है, ये नेचर सीखने का मतलब क्या है, जब गाइस आप लोग आइदर और के केसेस पढ़ोगे, है ना, जब आप आइदर और की कंडीशंस के क्वेश्चन देखोगे, और जब आप पॉसिबिलिटीज की कंडीशन देखोगे, ठीक है, या फिर मैं बोलूं जब आप रिवर्स सिलॉजिज्म पढ़ोगे, ठीक है गाइस, तब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको कंक्लूजन का नेचर पता होना चाहिए कि वो कंक्लूजन एक्चुअल में किस नेचर का है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलूँ तो कंक्लूजन 3 नेचर के होते हैं। फर्स्ट इज डेफिनेट और सर्टेन, सेकेंड इज पॉसिबिलिटी, एंड थर्ड वन इज डेफिनेट रॉन्ग या सर्टेन रॉन्ग, में से कुछ भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो बात करता हूँ डेफिनेट और सर्टेनिटी क्या होती है गाइज। तो गाइज आप लोगों को याद रखना है, आपके स्टेटमेंट या फिर मैं बात करूं जो भी रिलेशन आपको दिया हुआ है एंटिटीज के बीच में, अगर वो कंक्लूजन उस एंटिटी के उस रिलेशन को एग्जैक्टली प्रूफ कर पा रहा है या उसको वो एग्जिस्ट करता है, तो ये चीज क्या होगी, आपकी डेफिनेट होगी। और डेफिनेट और सर्टेन है मतलब वो 100% आपका क्या करेगी, फॉलो करेगी। तो आपका नेचर अगर डेफिनेट है तो वो क्या होगा, आपका कंक्लूजन वो हमेशा ट्रू होने वाला है गाइस। ये चीज आप माइंड में बिठा लो। ठीक है, क्या करना है आपको, अगर आपका जो नेचर है वो अगर कंक्लूजन का नेचर डेफिनेट और सर्टेन बेस्ड है, तो आप उसे हमेशा क्या करोगे, 100% ट्रू करोगे, मतलब वो 100% फॉलो होगा। बात करते हैं पॉसिबिलिटी की। अगर आपका नेचर पॉसिबिलिटी का है कंक्लूजन का, तो वो क्या होगा, हमेशा उसे हमें नॉट फॉलो करना है, मतलब वो हमेशा क्या होगा, वो कंक्लूजन फॉल्स ही कहलाएगा। ठीक है, अब दिमाग में बात आ रही होगी कि सर यार कैसे पॉसिबिलिटी होगी, कैसे डेफिनेट होगा, हम कैसे समझेंगे, तो उसको मैं बहुत अच्छे से अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी मैं एक एक एग्जाम्पल आपको लेकर बताऊंगा कि किस तरीके से वो, तो बस बने रहिए इसी तरीके से वीडियो पे, मैं आपको बिल्कुल वो सारी चीजें बताने वाला हूँ। और बेसिक हमारा बहुत अच्छे से हमें सीखना है, तो वीडियो अगर थोड़ा सा लॉन्ग भी हो जाए तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बट वीडियो को पूरा जरूर देखना। ठीक है, चलिए बात करते हैं डेफिनेट रॉन्ग की। तो डेफिनेट रॉन्ग में देखो, वर्ड में नाम ही दिया हुआ है डेफिनेट रॉन्ग, मतलब ये तो कभी ट्रू हो ही नहीं सकता, मतलब ये हमेशा फॉल्स होगा। तो गाइस आपका ये जो नेचर है ये डिपेंड करता है आपके रिलेशन पे। ठीक है, आपके रिलेशन के रिस्पेक्ट में आप देख पाओगे कि आपका जो कंक्लूजन है वो किस नेचर का है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज मैंने कहा मेरे पास यहाँ पर एक क्या है, मार्कर है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक मार्कर बना दिया है आपके लिए। तो मैंने कहा ये आपके सामने क्या है, एक मार्कर है।
तो मैंने आपको सिर्फ क्या बताया है स्टेटमेंट में कि आपके सामने ये क्या है, एक मार्कर है। अब मैंने अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द कलर ऑफ दैट मार्कर, तो क्या आप मुझे आंसर बता पाओगे? कई लोग सोच रहे होंगे कि सर आंसर तो रेड होना चाहिए क्योंकि आपका जो कलर है वो रेड दिख रहा है। बट गाइस, मैंने आपको क्या बोला है, जितना मैं आपको क्वेश्चन में डिफाइन करूंगा सिर्फ आपको उतना ही पता है। मैंने आपको क्वेश्चन में सिर्फ क्या बताया है कि ये क्या है, एक मार्कर है। क्या मैंने आपको इस क्वेश्चन में इसके कलर के बारे में डिफाइन किया? नो। मैंने आपको इसके कलर के बारे में भी बताया? नहीं। मैंने सिर्फ स्टेटमेंट में क्या बोला है कि आपके सामने ये क्या है, एक मार्कर है ना। अब बात आई कलर की, तो कलर के बारे में मैंने नहीं बताया है। तो जिसके बारे में आपको डिफाइन नहीं हो, नॉट डिफाइन, मैं बोल रहा हूं क्या, जिसके बारे में आपको डिफाइन नहीं है ना, वो हमारे किस केस में पहुंच जाता है, वो पहुंच जाता है हमारा पॉसिबिलिटी में। गाइस गॉट इट? क्या याद रखना है, अगर रिलेशन के रिस्पेक्ट में या मैंने जो स्टेटमेंट बोला था उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई चीज मुझे नहीं पता है, उसे डिफाइन नहीं किया गया है स्टेटमेंट में, तो वो मेरा कंसेप्ट किस में पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा पॉसिबिलिटी के थॉट में। तो अगर मैंने कलर के बारे में नहीं बताया था तो आप लोग क्या सोच सकते हो गाइज कि यार सर रेड भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कलर, है ना। कलर तो कुछ भी हो सकता है। तो गाइज ये सारे की सारी कलर्स क्या हो गई हैं, उसकी पॉसिबिलिटी हो गई है। कलर्स क्या हो गया है, उसका पॉसिबिलिटी हो गया। तो बात समझ में आ रही है? अगर आप मुझसे बोलते हैं कि सर इसका कलर रेड है, तो वो कैसा कंक्लूजन हो गया, वो पॉसिबल कंक्लूजन हो गया। अगर सर आप मुझे बोलते हैं कि इसका कलर येलो है, तो वो कैसा कंक्लूजन हो गया, वो पॉसिबिलिटी कंक्लूजन हो गया। तो बात समझ में आई, पॉसिबिलिटी क्या होती है ना। अब बात करते हैं कि डेफिनेट रॉन्ग क्या होता है गाइस। अब बात करते हैं डेफिनेट रॉन्ग क्या होता है। मैंने आपको बताया, अब मैंने स्टेटमेंट बदल दिया, ठीक है। मैंने अब आपसे कहा कि ये एक प्लास्टिक मार्कर है। मैंने आपसे कहा कि ये क्या है, एक प्लास्टिक मार्कर है, ठीक है। अब आपने मुझसे अगर कंक्लूजन में ये कहा कि सर ये एक पेंसिल मार्कर हो सकता है या ये एक पेंसिल मार्कर है, ठीक है। आपने मुझसे क्या कहा कि सर ये एक पेंसिल मार्कर है या ये पेंसिल मार्कर हो सकता है। मैंने दोनों चीजें बोली, मैंने पेंसिल मार्कर के साथ पॉसिबिलिटी भी लगाई और मैंने इसे नॉर्मली भी बोला कि सर ये एक पेंसिल मार्कर हो सकता है। तो गाइज जब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहां बता दिया है कि ये कैसा मार्कर है, ये एक प्लास्टिक मार्कर है, तो अगर कोई अब मुझे बोलेगा कि ये पेंसिल मार्कर है, तो क्या मैं उस चीज को मानूंगा? नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि मुझे तो 100% पता है कि ये कैसा मार्कर था, ये प्लास्टिक मार्कर था। तो ना तो ये कभी पेंसिल मार्कर हो सकता है और ना कभी होगा, है ना। तो गाइस डेफिनेट रॉन्ग का मतलब ऐसा कंक्लूजन या ऐसा रिलेशन जो इन फ्यूचर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। किसके रिस्पेक्ट में? आपके स्टेटमेंट या आपके रिलेशन के रिस्पेक्ट में ऐसा कंक्लूजन जो इन फ्यूचर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, या मैं बोलूं स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में हम जिसकी पॉसिबिलिटी भी ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। याद रखना, जिसकी हम पॉसिबिलिटी भी ड्रॉ नहीं कर सकते, वो कंक्लूजन हमारे क्या होते हैं? डेफिनेट रॉन्ग कंक्लूजन होते हैं, और वो हमेशा रॉन्ग होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको माइंड में बहुत अच्छे से बिठा लेना है, ठीक है, क्लियर। या फिर आप और एक और चीज यहां पर बताता हूं कि अगर आप स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में जो अभी आपका स्टेटमेंट गिवन है वो आपकी क्या होती है? सर्टेनिटी होती है। दैट मीन्स वो 100% आपके लिए एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर उसके रिस्पेक्ट में आपका जो कंक्लूजन है वो अगर इसको अपोज कर रहा है, इस रिलेशन को अगर वो अपोज कर रहा है, दैट मीन्स वो आपका कैसा कंक्लूजन है? वो डेफिनेट रॉन्ग कंक्लूजन है गाइस, ठीक है। चलो एक रियल वर्ल्ड का एग्जांपल देखते हैं। एक रियल वर्ल्ड का एग्जांपल देता हूं मैं आप लोग को। रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से अगर मैंने कहा सनराइज इन द ईस्ट, ठीक है, हम सबको पता है सनराइज इन द ईस्ट, ठीक है। अब कोई अगर कल को कोई साइंटिस्ट मुझे आकर ये बोलने लगे कि नहीं सनराइज इन द वेस्ट या सनराइज फ्रॉम द नॉर्थ साइड टुमारो, है ना, कल से वो नॉर्थ से सनराइज होगा, तो क्या आप उसका कंक्लूजन मानोगे? नहीं, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है ना। ऐसी चीज जो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकती उसे हमेशा क्या मानना है? डेफिनेट रॉन्ग,
ठीक है, सिंपल सा वर्ड, जो पॉसिबिलिटी कभी बन ही नहीं सकती या जो पॉसिबिलिटी कभी हो ही नहीं सकती, या मैं सिंपल सा बोलूं जो आपके स्टेटमेंट को, मैंने कहा ना कि सनराइज इन द ईस्ट, अब मेरे इस ईस्ट वाले जो स्टेटमेंट को है इसको क्या कर रहा है, अगर कोई बोले मुझे कि नॉर्थ से सनराइज होगा तो ये रॉन्ग प्रूफ कर रहा है ना मेरे इस सनराइज ना ईस्ट को। तो अगर कोई मेरे स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूफ कराता है, ठीक है, तो वो भी, या रिलेशन को रॉन्ग प्रूफ कराता है, तो वो भी कंक्लूजन मेरा क्या कहलाएगा, डेफिनेट रॉन्ग। या फिर मुझे सीधे वर्डों में अगर मैं कहूं तो ऐसी पॉसिबिलिटी जो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकती, वो हमेशा क्या कहलाती है, डेफिनेट रॉन्ग। ठीक है, तो ये 3 नेचर होते हैं हमारे स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में कंक्लूजन के। ठीक है, तो ये नेचर ही आपको पहचानना है। अगर आपने नेचर पहचान लिया, दैट मीन्स आपकी बल्ले बल्ले आप बिल्कुल कभी नहीं भूल पाओगे सिलॉजिज्म गाइस। मैं आपको यहाँ पर गारंटी देता हूँ, एक बार सिलॉजिज्म पढ़ लिया आपने यहाँ से बेसिक, तो आपका कभी गलत नहीं होने वाला है। आप 100% एक्यूरेट करके आओगे, दैट्स माय प्रॉमिस। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं हम हर एक रिलेशन को और उनके लिए कौन कौन सी यहाँ पर कंडीशंस होती है, किस तरीके से हमें सिलॉजिज्म में उसे पहचानना है। तो गाइस वापस सर्टेनिटी की बात करूँ तो सर्टेनिटी मतलब जो डायरेक्ट रिलेशन हमें गिवन होगा कहाँ पर, स्टेटमेंट में। ठीक है, सिलॉजिज्म के के रिस्पेक्ट में अगर हम सर्टेनिटी की बात करते हैं कि कंक्लूजन में सर्टेनिटी कहाँ होगी, तो याद रखना रिस्पेक्ट में, रिलेशन के रिस्पेक्ट में या स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में जो डायरेक्ट रिलेशन दिखते हैं वो हमेशा मेरी सर्टेनिटी कहलाती है। और अगर हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी की, जो इनडायरेक्टली हो सकता है या होने के चांसेस हैं, ठीक है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, पॉसिबिलिटी कहलाती है। और डेफिनेट रॉन्ग जिसका कोई डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं होता है, मतलब हमें कोई रिलेशन ही नहीं पता है और जिसकी कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती है, और जो हमारे स्टेटमेंट का या हमारे रिलेशन का क्या करे, अपोज करे, हमारे रिलेशन को अपोज करे, वो हमारे क्या होंगे, डेफिनेट रॉन्ग। तो गाइज ये 3 नेचर में से सिर्फ आपको याद रखना है, अगर आपका कंक्लूजन का नेचर सर्टेनिटी है तो ही आप कंक्लूजन को ट्रू कर पाएंगे, अगर वो पॉसिबिलिटी नेचर है तो भी फॉल्स होगा, और डेफिनेट होगा तो बिल्कुल रॉन्ग होगा ही। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अब हम हर एक बेसिक को यहाँ पर देखने वाले हैं कि अगर रिलेशन ऑल का है तो कौन सी चीजें ट्रू होगी और कौन सी यहाँ पर फॉल्स होने वाली है। और बिल्कुल कंक्लूजन का नेचर भी हम साथ में देखते जाएंगे कि क्या रीजन है। और रीजन इसीलिए बता रहा हूँ गाइस क्योंकि कई लोगों ने यहाँ पर मैंने देखा है, कई लोग आपको बता तो देते हैं ट्रू एंड फॉल्स होता है, लेकिन ट्रू एंड फॉल्स होने का रीजन क्या है ये कभी कोई नहीं एक्सप्लेन करता है ना। और आपको कभी कोई ये नहीं बताएगा कि आइदर और में जो गड़बड़ करते हो ना आप, वो इस रिलेशन से ही आप क्लियर कर पाओगे। अगर आपको ये रिलेशन नहीं पता है तो आप बिल्कुल यहाँ पर, आपको रीजन नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे उसको सही गलत। आप हमेशा सिर्फ रूल पढ़ के जाओगे तो वो गलत ही होने वाला है। तो दैट्स वाई ये हम रीजन जरूर देखते हैं यहाँ पर कि नेचर हमें पता होना जरूरी है कंक्लूजन का। चलो तो हमारा फर्स्ट बेसिक है ऑल ARB, और आपको याद रखना है किसी भी एंटिटी के लिए अगर मैं बात करूं, कोई भी एंटिटी की बात कर रहा हूं, तो कोई भी 2 एंटिटी के बीच में जब भी रिलेशन होगा तो आपके पास 8 कंक्लूजन से ज़्यादा कंक्लूजन्स कभी भी नहीं क्रिएट हो सकते किसी भी 2 एंटिटीज़ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अगर 2 एंटिटीज आपके सामने हैं तो 8 कंक्लूजन से ज़्यादा बेसिक कंक्लूजन कभी नहीं जनरेट होते हैं गाइज, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें देखना है स्टेटमेंट का नेचर कैसा है। तो यहां दिख रहा है ऑल, ऑल मतलब कैसा नेचर गाइस, पॉजिटिव नेचर है ना। तो फर्स्ट थिंग माइंड में क्या याद रखनी है, रूल नंबर 1 हमारा क्या था, अगर मेरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो मैं जो कंक्लूजन ढूंढूंगा वो भी किस नेचर के ही ढूंढूंगा, सिर्फ पॉजिटिव नेचर के ढूंढूंगा। और नेगेटिव वाले तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो आंख बंद करके मैं क्या करूंगा, फॉल्स करूंगा। तो बात समझ में आएगा। इस देख लेते हैं पहले हमारे कंक्लूजन कौन कौन से नेचर के हैं। तो देखो सबसे पहला जो कंक्लूजन मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है ये ऑल से है, मतलब ये पॉजिटिव होगा, ये भी ऑल से है, ये भी पॉजिटिव होगा, ये सम से है, ये नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी सम से है, ये भी पॉजिटिव होगा, ये नो से है, ये नेगेटिव होगा, ये नो से है, ये नेगेटिव होगा, ये नो से है, ये नेगेटिव होगा, और ये भी नो से है, मतलब ये भी सम नॉट से है, मतलब ये भी नेगेटिव होगा, है ना। तो गाइज आग बंद करके जैसे ही मैंने देखा रिलेशन की, यार रिलेशन तो मेरा पॉजिटिव है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमने क्या कर दिया, हमने जितने भी हमारे नेगेटिव रिलेशन हैं हमने उनको क्या कर दिया, हमने उनको फॉल्स कर दिया।
बात समझ में आ रही है? तो मैंने इन कंक्लूजन्स को तो सिर्फ देखकर, अपने स्टेटमेंट को देखकर ही फॉल्स कर दिया। अगर ये मुझे दिख भी रहे होते, ना मैंने डायग्राम बनाया कुछ, ना मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने रिलेशन देखा और मैंने इनको क्या कर दिया है, फॉल्स कर दिया है। बात समझ में आई है ना? अब बात करते हैं कि ये जो पॉजिटिव रिलेशंस हैं, इन पॉजिटिव रिलेशन में से अब हमें चेक करना है कि हमारे कौन से कंक्लूजन ऑल के रिलेशन के लिए ट्रू होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से होंगे? तो पहले तो अगर हम बात करें तो मैं आपके लिए वेन डायग्राम भी यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका वेन डायग्राम मैंने ऑल का बना दिया है। अब सेकेंड थिंग आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जो स्टेटमेंट में गिवन होता है, ठीक है, जो स्टेटमेंट में गिवन होता है वो हमेशा आपकी क्या होती है, सर्टेनिटी होती है। ठीक है, दिस इज योर सर्टेनिटी। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, सर्टेन है, डेफिनेट है। तो ये आपकी सर्टेनिटी क्या है, आपका रिलेशन क्या है, 100% आपको इसे ही एज्यूम करना है, 100% आपको ये मानना पड़ेगा कि ये एग्जैक्टली करेक्ट है। क्यों गाइस? क्योंकि देखो कई बार आपको देखना गाइस, कई बार आपके सामने या ए और बी की जगह आपको कुछ भी दिया हो सकता है। बोल दिया जाएगा ऑल मैन्स आर डॉग या ऑल मैन्स आर कैट, है ना, कुछ भी दिया जा सकता है, ऑल डॉग्स आर कैट। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी डॉग कैट ही होती है। आपको रियल वर्ल्ड से नहीं कनेक्ट करना है, इसे यहीं के लिए सिलॉजिज्म के लिए ही लॉजिकली उस टाइम पे एक्सेप्ट कर लेना है। अगर वो स्टेटमेंट में दिया है कि ऑल मैन्स आर वुमेन, तो आपको मानना पड़ेगा कि भैया उस टाइम के लिए ऑल मैन क्या है, वुमेन है। ठीक है, सारे पुरुष क्या हैं, औरत है। ये हमें दिया होगा इस तरीके से हिंदी में, तो आपको उस टाइम के लिए मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि क्यों ऐसा दिया है, हम कैसे रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करें। तो रियल वर्ल्ड नहीं, लॉजिकल है गाइस, ये पूरा लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आता है, तो आपको उस तरीके से यहाँ पर इसे समझना है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो भी स्टेटमेंट में गिवन होता है वो सर्टेनिटी होती है, और अगर वो एज इट इज रिपीट हो जाए, कई लोगों का डाउट रहता है सर कि यार ये अगर रिपीट हो जाता है, जो स्टेटमेंट में हमें गिवन है वही का वही रिपीट हो जाता है, तो सर ये फॉल्स होता होगा। नहीं गाइज, ये क्या होगा, ये ट्रू होगा ना। क्यों ट्रू होगा भाई, ये तो आपकी 100% सर्टेनिटी है। अगर कोई आपको बोले, कोई मुझे बताए कि सर मेरा नाम राम है, तो मैं भाई उसको राम ही बोलूंगा ना, क्योंकि मुझे तो पता है उसका नाम राम है। तो 100% अगर कोई उसको राम नाम से बुलाएगा तो वो रिप्लाई करेगा ना, क्योंकि उसका नाम तो राम ही था। तो भैया ये सर्टेनिटी होती है आपकी, सर्टेनिटी नेचर हो गया ये, है ना। ये कंक्लूजन किस नेचर का हो गया, सर्टेनिटी नेचर का हो गया। तो ये 100% एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। तो अगर जो भी स्टेटमेंट हमें गिवन है वो एज इट इज रिपीट होता है कंक्लूजन में, याद रखना जो भी स्टेटमेंट में हमें गिवन है अगर वो एज इट इज रिपीट हो गया कंक्लूजन में, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट में गिवन है अगर वही का वही कंक्लूजन में रिपीट हो गया तो वो हमेशा ट्रू होगा गाइज, हमेशा वो फॉलो होगा। ये चीज़ आप लोग याद रख लेना, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है इस चीज़ में, ठीक है। चलो अब बात करते हैं ऑल BRA की, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो मेरा कंक्लूजन है वो है ऑल BRA। अब देखो वेन डायग्राम में अगर मैं यहाँ पर समझूँ तो मैं सिंपल सा यहाँ पर एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। मैंने थोड़ी देर के लिए ए को समझ लिया कि यार ये महाराष्ट्र है और ये मेरा क्या है, बी जो था वो इंडिया था। मैंने कहा पूरा का पूरा महाराष्ट्र क्या है, इंडिया है ना। हमने जो सर्टेनिटी देखी है कि पूरा महाराष्ट्र हमें पता है वो क्या है, इंडिया है। क्या पूरा इंडिया महाराष्ट्र है ऐसा हमें पता है क्या, नहीं है ना। क्या पूरे इंडिया के बारे में आपको बताया क्या, नहीं। आपको तो सिर्फ मैंने किसके बारे में बताया है, ऑल ए के बारे में बताया है गाइज। मैंने किसके बारे में आपको बताया है, सिर्फ ऑल ए के बारे में आपको पता था। क्या बी के बारे में कुछ भी आपको डिफाइन किया गया है, नो। तो बी के बारे में जब आपको कुछ भी नहीं पता है तो गाइज ये जो रिलेशन होगा ये आपका कैसा रिलेशन होगा, ये पॉसिबिलिटी होगी। मैंने आपको बताया था जिस चीज़ के बारे में आप डिफाइन नहीं होता है, नॉट डिफाइन होती है जो चीज़, वो क्या होती है आपकी पॉसिबिलिटी। तो भैया बी के बारे में तो हमें पता ही नहीं है, बी के बारे में, पूरे बी के बारे में क्या हमें पता है क्या, नहीं। तो जब पूरे बी के बारे में नहीं पता है तो वो मेरी क्या होगी, पॉसिबिलिटी होगी। और पॉसिबिलिटी को हमेशा हम कंक्लूजन में क्या करने वाले हैं, हम हमेशा फॉल्स करने वाले हैं। दैट्स वाई ये जो कंक्लूजन होगा ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉल्स। अब बात करते हैं ऑल की। तो हमें नेक्स्ट मिल रहा है सम ARB। अब मैंने यहाँ पर जैसे कहा कि ये पूरा का पूरा क्या है, महाराष्ट्र, और पूरा का पूरा महाराष्ट्र क्या है, इंडिया है, ऐसा मुझे स्टेटमेंट में दिया है। तो भैया महाराष्ट्र का अगर एक सम पार्ट में बोलूँ क्या है, मुंबई। महाराष्ट्र का एक सम पार्ट उसके अंदर क्या है, मुंबई। तो पूरा मुंबई भी तो क्या होगा भाई, इंडिया होगा ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सम ARB क्या होगा, करेक्ट होगा।
और ये मेरा करेक्ट क्यों हो रहा है, इसका रीज़न ही यही है क्योंकि ये भी मेरी क्या है भाई, सर्टेनिटी है ना, ये भी क्लियरली मुझे दिखा रहा है कि ये क्या है, सर्टेन है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं सम बी आर ए की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो कंक्लूजन है सम बी आर ए, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप बहुत अच्छे से देखो गाइस, क्योंकि कई बार लोगों को इसमें भी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है सम बी आर ए की। तो सम बी आर ए की अगर मैं बात करूँ तो गाइज मैंने आपको जो महाराष्ट्र और इंडिया वाला जो एग्जाम्पल दिया आप उसी को अंडरस्टैंड करो। मैंने ये महाराष्ट्र रखा और ये इंडिया रखा, मैंने कहा कि पूरा महाराष्ट्र क्या है, इंडिया है। अब अगर कोई मुझसे कहे कि सम इंडिया, क्या बोल रहा हूँ मैं गाइस, सम इंडिया आर महाराष्ट्र, तो बिल्कुल ये करेक्ट है ना। ये एक्चुअली में ये जो सम पार्ट है वो कैसा है, इंडिया का ही तो ये सम पार्ट है जो क्या है, महाराष्ट्र है। तो ये क्या कहा है, ये सही चीज़ है ना। तो बिल्कुल गाइज ये भी आपकी क्या है, सर्टेनिटी, ठीक है। अब हमें सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है गाइज बहुत अच्छे से, जब भी ऑल का रिलेशन दिया हो, डायरेक्ट जो भी सिखा रहा हूँ मैं डायरेक्ट करने के लिए, देखो अगर आपके पास किसी दो एंटिटी में ऑल का रिलेशन है तो याद रखना उनके बिटवीन के सम के रिलेशन, चाहे वो आपको ए टू बी दिए हो या बी टू ए दिए हो, वो हमेशा ट्रू होंगे। ये चीज़ माइंड में बिठा लो बहुत अच्छे से, ठीक है। और जो रिलेशन ऑल में डिफाइन हुआ है, मतलब ऑल में हमने किसको डिफाइन किया है, ए को डिफाइन किया है, अगर उसी को कोई मुझे ऑल ए के साथ बी में डिफाइन करेगा तो वो एग्जैक्टली क्या होगा, करेक्ट होगा, और बाकी सारे रिलेशन यहाँ पर क्या होंगे, फॉल्स होंगे। गॉट इट। अब गाइज मैं बात करता हूं इन रिलेशन की, नेगेटिव रिलेशन की, जिनको तो हमने सिर्फ हमारे पॉजिटिविटी के कारण फॉल्स कर दिया था, बट मैंने आपको बताया हम नेचर जरूर देखेंगे, रीजन जरूर देखेंगे कि क्यों ये फॉल्स हुए। अगर रीजन नहीं पता चलेगा तो हम गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो गाइज, फर्स्ट हमें दिया है नो ए आर बी। जब हमें पता है कि पूरा ए बी है तो क्या नो ए आर बी का मतलब भी मैंने क्या बताया था, ऑल ए आर नॉट ऑल बी, है ना। तो हमें जब पता है कि पूरा ए बी है तो ये तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, डेफिनेट रॉन्ग हो जाएगा। ये कभी पॉसिबल भी हो सकता है क्या, नहीं। तो जो चीज़ कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकती वो किस में आएगी, डेफिनेट रॉन्ग में। उसी तरीके से नो बी आर बी क्या होगा, डेफिनेट रॉन्ग, क्योंकि पूरा का पूरा बी कभी पूरा का पूरा ए नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। तो वो भी क्या होगा, डेफिनेट रॉन्ग होगा। बात करते हैं ए आर नॉट बी की, सम ए आर नॉट बी। तो जब हमें पता है भाई कि पूरा महाराष्ट्र क्या है, इंडिया है, तो क्या आप महाराष्ट्र में कोई ऐसा पार्ट ढूंढ पाओगे जो इंडिया नहीं हो, वो भी नहीं ढूंढ सकते, मतलब वो भी पॉसिबल नहीं है। मतलब हमारा ये भी केस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये भी फॉल्स हो जाएगा। गॉट इट। और लास्ट वाला है सम बी आर नॉट ए। तो गाइज देखो बी के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो बी के बारे में हमें सिर्फ कितना पता चला कि बी का सम पार्ट क्या है, ए है। हमें सिर्फ इतना ही पता चला ना, बी का सम पार्ट क्या है, ए है। लेकिन बचा हुआ जो बी है, मतलब ये जो रिमेनिंग जो बी है ये वाला, क्या इसके बारे में आपको पता है क्या, नहीं। तो जिसके बारे में आपको नहीं पता होता उसको मैं किस में एग्जिस्ट करता हूँ, पॉसिबिलिटी में। और पॉसिबिलिटी भी मेरी क्या होती है, फॉल्स होती है। क्लियर गाइज। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि अगर ऑल का रिलेशन होता है तो सम के रिलेशन हमेशा ट्रू होंगे, और हमारे यहाँ पर जो रिलेशन नेगेटिव है वो तो हमेशा फॉल्स होंगे, और हमारी जो डेफिनेट रॉन्ग है वो हमेशा फॉल्स होगी, और पॉसिबिलिटी हमेशा फॉल्स होगी, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर रिलेशन की तरफ। नेक्स्ट रिलेशन है हमारा सम से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखो गाइज, सम का रिलेशन है, अब हमें क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। वापस फर्स्ट थिंग हम क्या चेक करेंगे कि रिलेशन कैसा है, तो रिलेशन पॉजिटिव है। जो हमें स्टेटमेंट में डिफाइन होता है वो मेरी क्या होती है, सर्टेनिटी। वापस रूल की बात करें तो रूल नंबर 1 यहाँ पर फिर से अप्लाई होगा कि रिलेशन अगर पॉजिटिव है तो मैं सिर्फ किसको ढूंढूंगा, मैं सिर्फ पॉजिटिव वालों को ही देखूंगा। नेगेटिव वाले तो क्या होंगे, सारे के सारे फॉल्स हो जाएंगे। तो वापस ये चारों के चारों कंक्लूजन तो अभी हमने सिर्फ हमारे स्टेटमेंट को देखकर ही फॉल्स कर दिया। हमें कोई भी जरूरत नहीं है कि इन्हें पढ़ें, हम बस हमने देखा ये नेगेटिव है, हमें मिलता चल गया ये फॉल्स ही होंगे, ठीक है, या नॉट फॉलो, ठीक है। फॉल्स का मतलब समझना गाइस, नॉट फॉलो, और ट्रू का मतलब फॉलो, ठीक है। अब बात करते हैं हमें यहाँ किसके बारे में डिफाइन किया गया है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मुझे यहाँ पर सम के बारे में ही डिफाइन किया गया है ना। मुझे ए के कितने पार्ट के बारे में पता है, सिर्फ सम पार्ट के बारे में पता है। तो पहला कंक्लूजन अगर हम देख रहे हैं तो पहले कंक्लूजन में क्या बोला भाई, ऑल ए बोला है। क्या ऑल ए के बारे में आपको बताया गया है, नहीं, हमें तो सिर्फ सम के बारे में बताया भाई। तो जिसको नहीं जानते हो वो काय में आता है, पॉसिबिलिटी में आता है। तो इसलिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, फॉल्स कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही होगी।
नेक्स्ट बात करते हैं सम ऑल बी आर ए। हमें तो कितना पता है भाई, हमें तो सिर्फ ऑल ए के बारे में ही पता था। क्या ऑल बी के बारे में किसी ने हमें बताया स्टेटमेंट में? नहीं। तो जिसके बारे में हमें नहीं पता है वो तो हमारा किस में आता है गाइस? पॉसिबिलिटी में। तो मैंने इसको अगेन पॉसिबिलिटी एज्यूम करा और ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट, सम ए आर बी वापस। अब देखो जो चीज स्टेटमेंट में डिफाइन होती है वो तो हमेशा क्या होती है? मेरी सर्टेनिटी ही होती है ना गाइज। तो ये मेरी सर्टेनिटी है, आगे रिपीट हो गई है जो स्टेटमेंट में डिफाइन थी, तो ये तो 100% क्या होगी? ये 100% ट्रू होगी। नेक्स्ट बात करते हैं सम बी आर ए की। तो देखो गाइज यहाँ पर जब आपने ए का सम पार्ट बी बनाया तो बी का भी तो वो सम पार्ट क्या बन गया है? ए बन गया है। तो ये आपको क्या पता चल गया इनडायरेक्टली कि इनडायरेक्टली जो बी है उसका सम पार्ट क्या है? ए है। तो ये आपकी क्या हो गई? एक इनडायरेक्ट सर्टेनिटी आपको देखने को मिल रही है ना। ये आपको क्या देखने को मिल रही है? इनडायरेक्ट सर्टेनिटी देखने को मिल रही है। और अगर ये सर्टेनिटी है तो ये भी क्या होगी? ट्रू होगी। तो गाइज आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट वे में क्या याद रखना है, अगर रिलेशन सम का है तो सिर्फ उनके बीच के सम के रिलेशन ही क्या होंगे? ट्रू होंगे। बाकी सारे क्या होने वाले? फॉल्स होने वाले हैं। तो अगर हम डायरेक्ट अगर रिलेशन को सॉल्व करना चाहते हैं, डायरेक्ट आंसर देना चाहते हैं, तो ये चीज़ याद रख लो कि अगर सम का रिलेशन है तो सिर्फ सम ही ट्रू होगा, बाकी सारे क्या होने वाले? फॉल्स होने वाले। अब बात करता हूँ ये जो नेगेटिव रिलेशन है इनका रीजन हम देख लेते हैं कि इनका रीजन क्या होने वाला है। तो गाइस सबसे पहले नो की बात हो रही है। अब जब हमें पता है कि भैया सम तो है, तो क्या नो का मतलब क्या होता है? नो का मतलब ऑल ए आर नॉट ऑल बी होता है। तो क्या वो कभी पॉसिबल हो पाएगा? नहीं। और जो चीज़ कभी पॉसिबल नहीं हो सकती वो किस में आती है? डेफिनेट रॉन्ग में। मतलब ये डेफिनेट रॉन्ग का रिलेशन है तो ये तो फॉल्स होना ही था। फिर नो बी आर ए अगेन, क्योंकि हमें पता है कि ए का जो पार्ट है पूरा का पूरा जो बी है वो पूरा का पूरा ए नहीं हो सकता, ऐसा कभी पॉसिबल हो पाएगा? नहीं। दैट मीन्स ये भी क्या हो गया? डेफिनेट रॉन्ग। तो ये भी फॉल्स। अब लास्ट बात करते हैं सम ए आर नॉट बी। हमें तो ए के सिर्फ किस पार्ट के बारे में पता था गाइस? ए के सिर्फ सम पार्ट के बारे में पता था, लेकिन ये जो बचा हुआ सम है क्या इसके बारे में आपको पता है? नहीं। तो भैया जिसके बारे में नहीं पता होता है ना उसको हम किस में लेते हैं? उसको हम पॉसिबिलिटी में कंसीडर करते हैं कि भाई हो सकता है कि ए का कोई पार्ट बी नहीं हो, बट हमें पता है क्या? नहीं। हमें तो जितना पता होता है सिर्फ हम उतना ही क्या करते हैं? ट्रू करते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी के कारण क्या हो रहा है? फॉल्स हो रहा है। ये जो कंक्लूजन था इसका नेचर क्या हो गया? पॉसिबिलिटी। और नेक्स्ट वाले में भी हमें बी के बारे में सिर्फ इनडायरेक्टली कितना पता चला? बी के बारे में भी हमें सिर्फ सम पार्ट के बारे में पता चला, हमें बचे हुए सम के बारे में नहीं पता था। तो ये भी रिलेशन कैसा हो गया? पॉसिबिलिटी के अंदर आएगा। इसका भी रीजन क्या है? पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैं इसे क्या कर रहा हूँ? फॉल्स कर रहा हूँ। बात समझ में आई? तो बस आपको ये याद रखना है, अगर रिलेशन सम का है तो सम वाले ही ट्रू होंगे, बाकी सारे क्या होंगे? यहाँ पर फॉल्स होंगे। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अब हम बात करते हैं हमारा रूल नंबर 2। तो गाइज आपको यहां पर याद रखना है, अगर आपका जो स्टेटमेंट है अब वो क्या आ जाए? नेगेटिव नेचर का आ जाए। अगर आपका जो स्टेटमेंट है वो अगर नेगेटिव नेचर का आ जाए तब आप क्या करोगे? ठीक है, तब आपको अब सिर्फ देखना है किन कंक्लूजन को? जो नेगेटिव नेचर के। मतलब अगर आपका नेगेटिव रिलेशन है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो अब जो कंक्लूजन भी आप देखोगे वो कौन सा दिखना चाहिए? नेगेटिव दिखना चाहिए। मतलब एक चीज़ तो समझ में आ गई, अगर पॉजिटिव कंक्लूजन होगा तो वो तो फॉल्स ही होने वाला है। ये चीज़ माइंड में आ गया समझ में, है ना। चलो तो बढ़ते हैं, देखते हैं नेगेटिव बेसिक रिलेशन कौन कौन से थे। तो पहला था हमारा नो का रिलेशन। अब देखो गाइस वापस पहले तो इसका मतलब समझ लो अच्छे से कि नो का मतलब होता क्या है। नो मतलब नेगेटिव है, पहली चीज़ समझ में आ गई। मतलब मैं जितने भी कंक्लूजन देखूंगा वो भी किस नेचर के देखूंगा? सिर्फ नेगेटिव। अगर पॉजिटिव दिख गए तो वो क्या होंगे? फॉल्स होंगे। तो गाइस ये जो स्टार्टिंग के 4 रिलेशन है इन्हें तो हम आंख बंद करके क्या कर देंगे भाई? फॉल्स कर देंगे। हमें कोई रीज़न की भी ज़रूरत नहीं है। अभी हम सिर्फ डायरेक्ट अगर सॉल्व करने की बात करें तो ये सारे के सारे फॉल्स होना ही है। ठीक है, क्योंकि इनके बारे में हमें नहीं पता था, है ना। क्योंकि ये नेगेटिव रिलेशन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव कंक्लूजन दिए तो ये तो फॉल्स होना ही है। अब बात करता हूँ इस नो का मतलब पहले एज्यूम कर लो गाइस होता क्या है। जैसे मैंने आपको बताया नो ए आर मतलब क्या होता है? ऑल ए आर नॉट ऑल बी। ठीक है, अगर इसका पूरा मतलब ये समझोगे, पूरा का पूरा जो ए है वो पूरा का पूरा बी नहीं है, ये मतलब आपको समझना है। अब बात करता हूँ जब यही का यही मुझे रिपीट मिल जाएगा,
है ना, यही का यही अब क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है कंक्लूजन में। तो भैया स्टेटमेंट में जो दिया होता है वो क्या होती है आपकी सर्टेनिटी, और वही की वही चीज़ रिपीट हो रही है तो ये क्या है आपकी सर्टेनिटी होगी, तो ये तो ट्रू होगा ही, फिक्स्ड है। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट थिंग। चलो थोड़ी देर के लिए मैंने इस डायग्राम को यहाँ पर बता दिया कि ये भैया इंडिया है और ये चाइना कर लेता हूँ। अब पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, हम चाइना की बात करेंगे। चाइना से आजकल बहुत पंगे चल रहे हैं। तो देखो गाइस, ये इंडिया है और ये चाइना है ना। तो मैंने अगर आपसे कहा कि पूरे इंडिया में रहने वाले पूरे लोग क्या हैं, इंडियंस हैं, और चाइना में रहने वाले पूरे लोग चाइनीज़ हैं, है ना। तो जब मैंने कहा कोई भी इंडियन चाइनीज़ नहीं है, कोई भी चाइनीज़ नहीं है, तो भैया चाइना भी तो कहेगा कि कोई भी चाइना क्या नहीं है, कोई भी चाइनीज़ क्या नहीं है, कोई भी इंडियन नहीं है। तो ये तो सही बात हुई। जब आप कह रहे हो कि पूरा का पूरा ए पूरा का पूरा बी नहीं है, तो पूरा का पूरा बी भी तो यही बोल पा रहा है ना भाई, इनडायरेक्टली। बी के बारे में पता तो नहीं था, लेकिन जब आपने पूरे के पूरे को बोला कि वो पूरा का पूरा बी हो ही नहीं, है ही नहीं, तो पूरा का पूरा बी भी तो आपसे यही बोलेगा भैया कि मैं भी पूरा का पूरा क्या नहीं हूँ, ए नहीं हूँ। मतलब ये भी आपकी क्या हो गई गाइस, सर्टेनिटी। तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। अब बात करते हैं सम ए आर नॉट बी की। तो मैंने अभी आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिया कि ये इंडियंस हैं पूरे के पूरे और ये चाइनीज़ हैं पूरे के पूरे। अब मैंने आपसे कहा कि इंडिया में तो कई सारे लैंग्वेज वाले कई सारे लोग रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुस्लिम्स रहते हैं, या फिर मैं बोलूँ मराठी, सिख, जैन, कोई सारे, पंजाबी, है ना। तो मैंने कहा कि वो कैसे हैं, इंडिया के सम पार्ट हैं, है ना, वो कैसे हैं, सम है। तो जब मैंने कहा पूरे इंडियंस क्या नहीं है, चाइनीज़ नहीं है, तो भैया जो मराठी हैं वो सम है ना। तो सम मराठी भी क्या नहीं होंगे, इंडियन और सॉरी चाइनीज़ नहीं होंगे। ये चीज़ क्लियर है। तो भैया जब हम पूरे के पूरे ए को बोल सकते हैं कि वो बी नहीं है, तो सम को तो हम क्या बोल पाएंगे, डेफिनेटली बोल पाएंगे कि वो नहीं होगा। तो मतलब ये भी मेरी क्या आ गई है, सर्टेनिटी। तो ये भी क्या होगा, करेक्ट होगा। उसी तरीके से आप बी की बात करें तो भाई जब आप बी को बोल चुके हो कि पूरा का पूरा बी क्या नहीं है, ए नहीं है, तो आप बी के सम पार्ट को भी क्या बोल सकते हो, डेफिनेटली बोल पाओगे कि वो भी क्या नहीं है, ए नहीं है। मतलब ये भी क्या है, आपकी सर्टेनिटी है। तो बात समझ में आई आपको कि यहाँ पर आपका अगर नेगेटिव नो का रिलेशन है तो आपको एक चीज़ यहाँ पर माइंड में बिठा लो, जितने भी नेगेटिव रिलेशन आएंगे उन दो कंक्लूजन के बीच में वो सारे के सारे ट्रू होने वाले। क्या याद रखना है, अगर आपका नेगेटिव रिलेशन किसका है, नो का है, तो जितने भी नेगेटिव रिलेशन होंगे वो सारे कंक्लूजन्स ट्रू होंगे। ये चीज़ बिठा लो माइंड में, ठीक है। अब मैंने आप लोग को बताया था रीज़न बताना ज़रूरी है, तो हम यहाँ पर ये जो ऑल वाले और पॉजिटिव वाले हमने फॉल्स किए, इनका रीज़न देख लेते हैं। जब मुझे पता है ए और बी में नो का रिलेशन है, तो ऑल क्या कभी पॉसिबल हो पाएगा, नहीं। क्या कभी पूरा का पूरा इंडिया चाइनीज़ बन पाएगा, नहीं बन सकता। क्या कभी पूरा का पूरा चाइना इंडिया बन पाएगा, नहीं बन सकता। ये भी डेफिनेट रॉन्ग है ना। डेफिनेट रॉन्ग का मतलब ही क्या था, जो पॉसिबल ही नहीं हो सके। क्या कुछ भारतीय चाइनीज़ बन सकते हैं, वो भी नहीं हो सकता भाई, क्योंकि हमें तो बोला है पूरा का पूरा इंडिया जो है पूरे के पूरे भारतीय क्या नहीं है, चाइनीज़ नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और उसी तरीके से कुछ चाइनीज़ का भी भारतीय बनना पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है, डेफिनेट रॉन्ग है। तो एक चीज़ आप माइंड में आप समझ चुके होगे गाइस, क्या आपको नो के रिलेशन में कोई पॉसिबिलिटी दिखी, क्या आपको नो के रिलेशन में कोई पॉसिबिलिटी कंक्लूजन दिखा, यहाँ पर नहीं दिखा। तो जब हमें नो के रिलेशन में कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखी है, तो मैं आपको अभी से एक चीज़ बता देता हूँ गाइस, इनके बीच में अगर पॉसिबिलिटी नहीं जनरेट हो रही है, मतलब जो भी एंटिटी नो का रिलेशन डिफाइन करती है उनके बीच कभी आइदर और भी नहीं हो सकता। मतलब उनके बीच में कोई आइदर और की कंडीशन नहीं बन सकती है। मतलब भैया अगर इंडिया पाकिस्तान में पंगे चल रहे हैं तो वो कभी नहीं सुधर सकते, कोई भी बोल ले हाँ या ना, आइदर और नहीं हो सकता, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है ना। और जब पॉसिबिलिटी होगी तभी हम आइदर और के बारे में सोच पाएंगे। ये चीज़ अभी से बता दी है मैंने, जब आइदर और पढ़ेंगे तब और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। चलो लास्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। बेसिक हमारा जो है सम ए आर नॉट बी का अगेन ये कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। तो हम किसको देखेंगे, हम सिर्फ नेगेटिव वालों को ही देखेंगे। तो भैया आग बंद करके पहले पॉजिटिव वालों को क्या कर दो, फॉल्स कर दो, ठीक है।
अब बात करते हैं ये जो नो के रिलेशन है इनमें से कौन से ट्रू है, मतलब नेगेटिव में सब कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है। तो पहले तो मतलब समझो भैया, सम ए आर नॉट बी का मतलब क्या होता है। सम ए आर नॉट बी का मतलब होता है सम ए आर नॉट ऑल बी। ये हमेशा आप माइंड में बिठा लेना, है ना। अगर हम बात कर रहे हैं सम ए आर नॉट बी की, मतलब सम ए आर नॉट ऑल बी, मतलब क्या है, ये जो सम पार्ट है ए का ये पूरा का पूरा बी नहीं है, ठीक है। ये ऑल यहाँ पर साइलेंट रहता है, ये छुपा हुआ होता है, बस आपको ये समझना है। ये अगर आपने समझ लिया तो सम नॉट की सारी गड़बड़ आप ठीक कर लोगे, जो भी आज तक के करते आ रहे हो, है ना। तो बात करते हैं सबसे पहले कि नो का रिलेशन अब हमें दिया है। पहला नेगेटिव केस अगर हम देखते हैं तो नो का दिया है। भाई नो का मतलब ही क्या होता था, ऑल ए आर नॉट बी, है ना। बट हमें तो यहाँ पर सिर्फ किसके बारे में पता है भाई, सम के बारे में पता है। बात समझ में आई। नो ए का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, ऑल ए। बट यहाँ पर किसके बारे में पता है, सम के बारे में पता है। तो भाई ये जो क्या होगा, ये तो मेरी पॉसिबिलिटी होगी। जिसके बारे में नहीं पता होता था वो मेरी क्या होती थी, पॉसिबिलिटी। तो ये केस मेरा पॉसिबिलिटी है, मतलब ये क्या होगा, फॉल्स। फिर बात करते हैं नो बी आर ए की, है ना। नो बी का मतलब ही क्या था गाइज, ऑल बी, है ना। क्या पूरा का पूरा बी ए नहीं है, क्या ऐसा आपको बताया है? नहीं भैया, हमें तो कुछ भी नहीं पता बी के बारे में। मतलब वो भी क्या है, पॉसिबिलिटी, जिसके बारे में डिफाइन ही नहीं है। नॉट डिफाइन मैंने क्या कहा था, वो सारी चीज़ क्या होती है, पॉसिबल होती है। तो इसके बारे में हमें नहीं पता है, मतलब ये क्या है, पॉसिबल है। तो ये भी क्या होगा, फॉल्स। फिर बात करते हैं सम ए आर नॉट बी की। अब भैया जो स्टेटमेंट में दिया है वो अगर दिख जाएगा रिटर्न में तो वो तो क्या होगी, सर्टेनिटी ही होगी। तो ये तो क्या होने वाला है, बिल्कुल ट्रू होगा, क्योंकि ये हमें स्टेटमेंट में दिया था, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट सम बी आर नॉट ए, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को। अब पहले तो आप अगर इसका मतलब समझ पा रहे हो तो उससे देखो, सम बी आर नॉट ए का मतलब मैंने क्या बोला, बी का कोई सम पार्ट है जो कि ऑल ए नहीं है। क्या बोलना है इसका मतलब, सम बी आर नॉट ए का मतलब सम बी आर नॉट ऑल ए। क्या हमें बी के किसी ऐसे पार्ट के बारे में बताया है गाइज? यहाँ क्या आपको डायग्राम में कोई बी का ऐसा सम पार्ट दिख रहा है जो कि ए नहीं हो? अगर दिख रहा होता तो आपने ड्रॉ जरूर किया होता। बट सर आपने कहा सर नहीं, हमने तो ड्रॉ नहीं किया है क्योंकि हमें तो बताया ही नहीं है। तो गाइज जब आपको बताया ही नहीं है, नॉट डिफाइन है, तो वो केस क्या होता है, वो केस होती है हमारी पॉसिबिलिटी। मतलब ये भी क्या होगा, ये भी होगा फॉल्स। तो बात समझ में आई गाइज। यहाँ पर अगर रिलेशन सम ए आर नॉट बी से होता है तो जो डिफाइन हुआ है ना, जो हमें स्टेटमेंट में डिफाइन हुआ है, सिर्फ वही ट्रू हो सकता है, बाकी कोई भी यहाँ पर ट्रू नहीं होगा। ये चीज आप माइंड में बिठा लो। जब भी सम ए आर नॉट बी का आएगा तो जो स्टेटमेंट में रिलेशन डिफाइन है उसके अलावा सारी कंक्लूजन यहाँ पर क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं। तो आप देख भी पा रहे हो, पहले चार तो हमारे वैसे भी पॉजिटिव थे तो वो तो फॉल्स होंगे ही। बचे हुए हमारे ये जो नो के थे ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, और लास्ट वाला सम बी आर नॉट ए भी फॉल्स हो गया। कई लोग इससे क्या करते हैं, सम के जैसे समझकर क्या कर देते हैं, कई बार लोग इसे ट्रू कर देते हैं। बट गाइज ये फॉल्स होता है। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इसको ऐसे पढ़ रहे हो कि सम बी आर नॉट ऑल ए, अगर आप इसे इस तरीके से पढ़ रहे हो तो आपको क्लियरली समझ में जाएगा कि भैया क्वेश्चन में तो हमें बी का कोई सम पार्ट ऐसा डिफाइन ही नहीं किया। अगर डिफाइन किया होता तो हम डायग्राम में जरूर बनाते ना कि इस तरीके से बी का कोई सम पार्ट है और वो ए नहीं है। तो ऐसा तो हमें नहीं बताया गया है, तो हमने उसे क्या अज्यूम किया कि वो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। ठीक है गाइज, अब देख लो ये जो पॉजिटिव थे इनका नेचर कैसे डिफाइन हुआ है। तो गाइज सबसे पहला है ऑल ए आर बी, है ना। तो गाइज आपको पता है कि भाई ए का एक सम पार्ट है जो कि क्या नहीं है, बी नहीं है। ये वाला जो सम पार्ट है ये बी नहीं है। तो क्या कभी ये ऑल बी बन पाएगा? कभी नहीं बन सकता। दैट मीन्स ये क्या है, डेफिनेट रॉन्ग होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं ऑल बी आर ए की। क्या पूरा का पूरा बी ए बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। तो देखो मैं आपको, पॉसिबिलिटी ऐसी चीज होती है जो ड्रॉ भी करी जा सकती है और उससे स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने देखो ये पूरा का पूरा बी क्या बना दिया, ए बना दिया। और अभी भी मैं यहाँ पर ए का एक सम पार्ट बना सकता हूँ ना, जो कि क्या नहीं है, बी नहीं है। ठीक है, और अगर मैं ऑल ए आर बी की बात कर रहा था तो देखो अगर मैंने ऑल ए आर बी बनाया होता तो क्या मैं ए का कोई सम पार्ट यहाँ पर अब बना पा रहा हूँ जो बी नहीं है? नहीं बना सकता। दैट्स वाई ये क्या है मेरा, डेफिनेट रॉन्ग। ठीक है,
अब बात करते हैं, नेक्स्ट था सम ARB। तो सम ARB भी क्या होगी यहाँ पर, पॉसिबिलिटी होगी। क्यों पॉसिबिलिटी होगी गाइस, क्योंकि हम यहाँ पर सम के बारे में नहीं जानते हैं, हमें सिर्फ देखो एक सम पार्ट के बारे में पता था, हमें सिर्फ एक किस पार्ट के बारे में पता है, इस सम पार्ट के बारे में पता है, लेकिन जो रिमेनिंग सम है, जो व्हाइट वाला जो सम है, इसके बारे में पता है क्या, नहीं। तो वो हम नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर क्लियरली मैं बोलूंगा कि, और पॉसिबिलिटी तो ड्रॉ भी कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली। देखो ये सम पार्ट क्या है, भी नहीं है, और सम भी बन गया, तो ये क्या हो गई, पॉसिबिलिटी। मतलब ये भी क्या है, फॉल्स हो रहा है, बट रीजन क्या है, पॉसिबिलिटी। और उसी तरीके से सम BRA भी क्या है, फॉल्स हो रहा है, रीजन पॉसिबिलिटी। तो रीजन मैं इसीलिए बता रहा हूं गाइस, क्योंकि आगे जब आप पॉसिबिलिटी कंक्लूजन करोगे या आइदर और करोगे, और अगर आपने नेचर ढूंढना समझ लिया है सिलॉजिज्म में, तो भैया उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है सिलॉजिज्म में। उसके बाद सिलॉजिज्म सिर्फ चुटकियों का खेल हो जाएगा और आप बिना डायग्राम के आंसर दोगे, दैट्स माई प्रॉमिस। तो गाइज ये था हमारा बेसिक जिसको आपको पढ़ना था, और बेसिक आपको मैं बार बार बोलूँगा, जिन्होंने भी मेरा वीडियो नहीं देखा वो बेसिक ज़रूर देखे। जो आज पहली बार क्लास सिलॉजिज्म पहली बार सीख रहे हैं, उनके लिए भी ये बेसिक बहुत ईजिली उनको बहुत समझ में आने वाला है, ठीक है। जिन्होंने आज तक के पहले भी पढ़ा है अगर सिलॉजिज्म, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी मैं आपको ये एक बार देखने के लिए बोलूँगा कि यार एक बार बेसिक ज़रूर समझो, ताकि आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। और डाउट जनरेट ही नहीं होंगे, अगर आपने बेसिक यहाँ पर क्लियर कर लिया ना, तो आपके मन में डाउट ही आना बंद हो जाएंगे, ऐसी सिचुएशन होगी गाइस, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा सिलॉजिज्म का फर्स्ट बेसिक, जो थोड़ा लॉन्ग ज़रूर हो गया है गाइज, लेकिन पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए यहीं पर इसे फिनिश कर रहा हूँ मैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट कुछ बेसिक क्वेश्चंस करके देखेंगे, कैसे उनमें अप्लाई करना है हमें रूल्स को, वो हम देखेंगे। तो अभी के लिए यहीं पर धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है स्टडी ऑनलाइन नीरज को, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अभी के लिए यहीं पर अलविदा लेते हैं गाइस, धन्यवाद।